देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। साबरमती रिवर फ्रंट पर हम मौजूद हैं। गुजरात चुनाव में किस तरीके से बाहर पलटवार किए जा रहे हैं, इस पर आज होगी चर्चा साबरमती रिवर फ्रंट से। चूंकि गुजरात चुनाव में पहले फेज का चुनाव हो चुका है, पहले फेज में मतदान हो चुका है और वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा रहा, लेकिन दूसरे फेज के लिए अब धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दिग्गज मैदान में हैं और ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। जहां एक तरफ चुनाव प्रचार की कमान बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में है। जमालपुर में आज एक सभा को संबोधित असदुद्दीन ओवैसी को करना है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपनी तीनों जनसभाओं में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और एक बार फिर से ये आश्वस्त किया जनता को कि गुजरात में सरकार बीजेपी की ही बनेगी। તમે પહેલાના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે। આજે પણ વિશાળ સંખ્યામાં આપ આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા છો। હું હૃદયથી આપનો આભાર માનું છું। ભાઈઓ બહેનો, મારા માટે ચૂંટણી પ્રચારનો આજે છેલ્લો દિવસ છે। તમારા માટે તો હજુ કાલે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલશે, પણ મારો આજે છેલ્લો દિવસ છે। આજે રાત્રે અમદાવાદની સભા કરીને પછી હું ફરી પાછો તમે જ્યાં મોકલ્યો છે કામે લાગી જઈશ। પણ આ ચૂંટણીમાં ગઈકાલે જે મતદાન થયું છે કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને દક્ષિણ ગુજરાત, એમાં કોંગ્રેસે જ નક્કી કરી દીધું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી જશે। આનું કારણ શું? કોંગ્રેસે આવું કેમ કહ્યું? કોંગ્રેસે કહી દીધું છે, કોંગ્રેસ જ્યારે ઈવીએમ ને કોસવાનું ચાલુ કરે એમ કે ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम ने रही जाए तारा आम करजो, ईवीएम એટલે તમારે સમજી જવાનું કે કોંગ્રેસે ઉચાળા ભરી લીધા છે અને કોંગ્રેસે મતદાન પતે પહેલા ચાલુ કરી દીધું કે ईवीएम 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 ईवीएम। કોંગ્રેસની વિશેષતા એ છે કે ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમને ગાળો દેવાની। આ સીધે સીધો સબૂત છે કે આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે હાર સ્વીકારી લીધી છે। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी जनसभाओं में कांग्रेस पर हमला बोला। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ तमाम खास मेहमान साबरमती रिवर फ्रंट से जुड़ गए हैं। के शर्मा बीजेपी से हमारे साथ हैं, हमारे साथ इशरत हुसैन शेख हैं और एआईएमआईएम से, और रोहन गुप्ता हैं कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। रोहन जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस थी और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से रिकॉर्ड बीजेपी जीतेगी और रिकॉर्ड कायम रखेगी, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी और कांग्रेस की तरफ से फिर से ईवीएम का रोना रोना जाएगा। रोहन जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। बनासकांठा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कांग्रेस पर हमला बोला, वो भी जरा सुनवा देते हैं। आ कांग्रेस की टेव केवी थी? लटकाना, अटकाना और भटकाना। તમારા ઘરમાં વડીલો હોય 70 વર્ષના 80 વર્ષના, તો એમને પૂછજો કે તમે નાના હતા ત્યારથી નર્મદાનું નામ સાંભળતા હતા કે નહોતા સાંભળતા? તો એ કહેશે હા। તમે એમને પૂછજો કે નર્મદાનું પાણી આવશે એવું તમને કોંગ્રેસની બધી સરકારો કહીને ગઈ હતી કે નહોતી ગઈ? તો કહેશે હા, પણ કોઈ નર્મદાનું પાણી લાવ્યું નહોતું। એટલું નહીં, આ સરદાર સરોવર ડેમ ન બને એના માટે જેટલા રોડા નાખવાનો એ કોંગ્રેસે નાખ્યા હતા અને જે લોકો સરદાર સરોવર ડેમને અટકાયો હતો, કોર્ટ કચેરીઓમાં લઈ ગયા હતા, દુનિયામાંથી આપણને પૈસા મળે એના માટે બધું પ્રતિબંધો લગાવી દીધા હતા। એમને ખભે હાથ મૂકીને કોંગ્રેસના નેતા પદયાત્રા કરે। બોલો,
આ અમારી ઉત્તર ગુજરાતની ધરતી પાણી વગર તરસતી હોય, અમારું બનાસકાંઠા ધૂળની ડમરીઓમાં ગુજારો કરતું હોય, પાણી માટે મેં વલખા મારતા હોય, અને જેણે પાણીને રોક્યું હોય ને ભાઈ, એ પાપને માફ કરાય? જેણે પાણી રોક્યું હોય ને પાપને માફ કરાય? અરે ઘરમાં પાણી ના હોય ને વટે માર્ગુ જતો હોય ને, તો ઘરમાંથી અડધો લોટો પાણી વટે માર્ગુને પીવડાવીએ. ये हमारा बनासकांठाना संस्कार है भाई। पहला चरण में गुजरातनी जनताए भारतीय जनता पार्टी नो डंको वगाड़ी दीधो छे। गई काले अमदावाद में जनसागरना दर्शन करीने रात्रे राजभवन पहुंच्यो तो मैं કેટલાક લોકોને કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફોન કર્યા। પહેલા ચરણમાં જ્યાં મતદાન થયું છે, ભૂતકાળના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બનવાઈ છે। ખાસ કરીને જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર છે એમનો ઉત્સાહ। तो पीएम मोदी ने बनासकांठा में भी ये कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने नर्मदा का पानी यहां पर नहीं आने दिया था, लेकिन जब से मोदी सरकार बनी, मोदी की यहां पर गवर्नमेंट आई, बीजेपी की यहां पर गवर्नमेंट आई, तभी से गुजरात में विकास हुआ है। एक तरफ कांग्रेस से बोलती है कि कांग्रेस का काम बोलता है। रोहन जी, अब अपनी बात कंप्लीट करिए। आप बता रहे थे क्योंकि हमला आप पर ही बोला गया है, प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि जनता इस बार भी बीजेपी को जिताएगी। आप कितने भी मोदी को गाली दे लीजिए और ईवीएम का रोना रोइए। देखिए, यही विडंबना है भाजपा की कि 27 साल के शासन के बाद भी आज जो उनका वर्तन है वो विपक्ष की तरह है। अगर 27 साल में काम किया होता गुजरात में तो कांग्रेस का नाम लेने की क्या जरूरत थी आपको? अगर 27 साल में काम किया होता तो आप मोरबी पे एक्शन लेते। अगर 27 साल आपने काम किया होता तो ड्रग माफिया पे आप लोग एक्शन लेते। कल का जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा था कि 500 करोड़ की ड्रग बड़ौदा से पकड़ी गई, और ये रहा, ये 479 करोड़ ये कल पकड़ा गया है बड़ौदा में, और उसमें यह कहा गया कि 550 करोड़ की ड्रग्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो क्या ये गुजरात आपने बनाया है? जहरीली शराब कांड आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, पेपर लीक कांड हो, ड्रग्स कांड हो, हर जगह पे आप लोग जो बातें कर रहे हैं आपने किया क्या है? और बाकी सब जान लीजिए, मोरबी की चीज पे अगर आप अभी तक कोई अरेस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर आपने गुजरात को दिया क्या? और आप कहते हैं कि 27 साल गुजरात की अस्मिता, गुजरात का प्यार आपसे जुड़ा होता है। भाई साहब, जब प्यार किसी का जुड़ा हुआ होता है तो आपकी उनकी जो जिम्मेदारी है बढ़ जाती है। आपने गुजरात में कहा था कि मेरी बहनों, मुझे एक खत लिखना, मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखना, आपका भाई हाजिर हो जाएगा। कोरोना काल में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में करे, वो भाई कहां चला गया था? जितनी बार भी यहाँ पे नदी में बाढ़ आई, ये एक्शन हुए, तभी मोदी जी नहीं दिखे। चुनाव के समय पे अगर आप मोदी जी इतना समय गुजरात में दे सकते हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने 8 साल में कितना गुजरात में समय तय किया चुनाव के? लेकिन रोहन जी, आप बेशक कहते रहिए कि वो चुनाव में क्यों आते हैं, प्रचार प्रसार क्यों करते हैं, लेकिन आपने कल का उनका रोड शो देखा होगा। उस रोड शो में जिस तरीके का जन समर्थन या जिस तरीके की भीड़ उमड़ी हुई थी, उसे देखकर कांग्रेस क्या सोच रही है? आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि दूसरे चुनाव तो नजदीक आ गए, दूसरे फेज के। देखिए, मैं ये सोच रहा हूं कि कम से कम मीडिया को भाजपा के रोड शो के माध्यम से, शायद हमारी अगर भारत जोड़ो यात्रा आप देख लेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक बार आप वहां पे चली जाएंगी तो आप रोड शो से जितनी इंप्रेस हुई है उससे दुगना इंप्रेस एक दिन में हो जाएगी कि वहां पे लोग चल के जा रहे हैं, वहां पे लोग स्वयंभू जुड़ रहे हैं, वहां पे गाड़ियां नहीं चल रही है, वहां लोग चल के, जिस प्रकार से जनता वहां पे जुड़ रही है, आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो वो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में भी आ जाती है। गुजरात में चुनाव है। देखिए, चुनाव की बात, हर चीज चुनाव से जोड़ना भाजपा का काम है। प्रधानमंत्री जी को उनके एक भी लोकल लीडर पे भरोसा नहीं है तो प्रचार कर रहे हैं, वो उनकी मानसिकता है। हमको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है देश को एक रखने का, वो गुजरात की जनता ने इस बार स्वीकार कर लिया है। और जो ध्रुवीकरण की बात करके भाजपा हर बार जो जनता को गुमराह करती है, इस बार नहीं कर पाएगी। और यही संदेश है कि राहुल जी 4 बार यहाँ पे आके गए, और आपने कहा कि यहाँ पे कर लेते। राहुल जी यात्रा से पहले यहाँ पे आके गए, उसके बाद आके गए। एक ही संदेश था राहुल के 8 वचन। हमने गुजरात की जनता की बात, ठीक है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं।
गुजरात में हमने इस बार जो हमारा जो कैंपेन था कि राहुल के 8 वचन कि जनता को हम क्या देंगे, ऐसे वादे जो हमने राजस्थान में पूरे किए, ऐसे वादे जो छत्तीसगढ़ में पूरा किए। मुझे बताइए प्रधानमंत्री जहां एक भी भाषण जहां पे वो फ्यूचर में गुजरात को क्या देने वाले हैं या भूतकाल में जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे उसके बारे में एक भी उल्लेख पता चलिए इस बात का मैं जवाब ले लेती हूँ, के के शर्मा जी, आरोप आप पर यह है कि विकास के मुद्दे पर जनता इस बार वोट कर रही है और आरोप ये भी है कि आप तो सिर्फ ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जो भीड़ आई उसे देखकर आप खुश हैं, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में देखिए राहुल गांधी को कितना जन समर्थन मिल रहा है। देखिए प्राची जी, मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात से अपनी बात चालू कर दी। उन्हें कहा 27 साल में मिसरूल हुआ। 27 साल में यदि मिसरूल हुआ होता तो क्या गुजरात की जनता 6 बार भाजपा को अपना मत देकर चुनाव जिताती? यदि मिसरूल हुआ होता तो वो अपने बात का अपनी बातों से खंडन कर रहे हैं। जनता आखिर जवाब कौन देगी? जनता देगी ना। जनता ये जवाब दे रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार जिता रही है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार रही है यहाँ पर, और यही नहीं, लोकसभा से लेकर हर स्तर के चुनाव पर स्वीकार रही है। तो मैं ये कह रहा हूं, और 6 बार से विधानसभा में सरकार बना, तो इसलिए यहाँ की जनता की यदि विकास नहीं किया होता भारतीय जनता पार्टी ने, तो यहाँ की जनता हमें आशीर्वाद कैसे देती? ये तो स्पष्ट है ना। और अभी जिस आप भारत जोड़ो की ये बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक बार होता तो गुजरात के अंदर भी तो घूमे होते। क्यों गुजरात से के प्रति उदासीन हो गए राहुल गांधी? क्यों इनकी यात्रा नहीं आई? अब ये कहते हैं कि साहब वो राजनीतिक यात्रा नहीं है। रोज उसमें जो है वो जो भाषण देते हैं वो तो राजनीतिक ही भाषण है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो राजनीतिक, महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके सब विषय पे बोलते हैं। तो वो यदि आप ये कहते हैं कि वो जो है राजनीतिक यात्रा नहीं है, और आप गुजरात में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि आपको ये डर था कि हम यात्रा भी करेंगे, इसके बावजूद गुजरात की जनता जो है हमें सत्ता में आने नहीं देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचार की जननी है और जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और वो उसके शासन में जो है किस प्रकार की अराजकता फैलती है। तो इसलिए गुजरात की जनता जो शांति और समृद्धि को चाहती है, जो ये चाहती है कि यहाँ का विकास हो, इसलिए ये जो कांग्रेस को 27 साल से यहाँ से बाहर रखा है, 6 बार चुनाव हरा दिया इनको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में, और भारत जोड़ो यात्रा में कौन लोग हैं? वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज इनके जो है वहाँ जो मीडिया के प्रमुख और जो बड़े नेता है जयराम रमेश, वो कहते हैं राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस में कोई दूसरा नेता है तो वो कन्हैया कुमार है, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगा रहा था और जिसके समर्थन के लिए राहुल गांधी गए थे। तो जो अवार्ड वापसी गैंग, जो खान मार्केट गैंग, जो टुकड़े के शर्मा जी, आपने 27 साल का जिक्र किया ना, आपने 27 साल का जिक्र किया। रोहन गुप्ता जी का सवाल इस बात को लेकर था कि आपके पास 27 साल की उपलब्धि है, आप उनको गिनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना काम छोड़कर यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। यही बात इनके तमाम नेता कहते हैं कि चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, उसमें पीएम का चेहरा दिखाकर आप सिर्फ वोट मांगते हैं और कोई विकास की बात है नहीं। प्राची जी, इनकी संस्कृति, कांग्रेस की संस्कृति और हमारी संस्कृति में अंतर। आप जो है जनता से मिलना नहीं चाहते, इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि जनता उस समय आपसे जवाब मांगती है। जब जवाब मांगती है तो आपने तो कुछ किया नहीं है, तो आप जवाब क्या देंगे? तो आप डर के मारे जनता से बाहर होते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति यह है कि हमारा जो प्रथम शीर्ष नेतृत्व है, वहां से लेके बूथ तक का कार्यकर्ता जो है वो चुनाव के दौरान पर जनता के सामने जाता है, जनता की समस्याओं को सुनता भी है, जो विकास कार्य किया है वो विकास कार्य को बताते भी हैं। और इसलिए हम लोग जो है चुनाव के दौरान हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ तक का नेतृत्व जो है वो जो है जनता के बीच रहता है। चुनाव के लोकतंत्र में चुनाव क्या है? लोकतंत्र में चुनाव है जनता से संपर्क और संवाद, और यदि उस दौरान हम संपर्क और संवाद न करें और कहीं दूर जाकर हम कहीं जो यात्रा करते रहे और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, आप जनता का नहीं सामना। पूरे हिमाचल चुनाव में एक बार यात्रा में जन समर्थन की बात रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं, और नजर उतारने के लिए एक दिन आए, तस्वीरें जो आती हैं उसमें जन समर्थन राहुल गांधी के साथ है, ऐसा नजर भी आता है। खैर, मैं इशरत जी का इस पे कमेंट ले लूं। इशरत जी, ये जो दूसरे चरण का अब चुनाव हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि कौन कितना ध्रुवीकरण कर लेगा, कौन कितना हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले आएगा और उससे उतना ही फायदा होगा। आज तो ओवैसी जी भी मैदान में है। हाँ, ओवैसी जी आ रहे हैं और राउंड भी ले रहे हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि राहुल साहब को आना चाहिए थे, लेकिन राहुल साहब नहीं आए, तो इसका मतलब उन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया मोदी जी के लिए। और
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने इन्होंने कहा कांग्रेस पर इल्जाम लगाया भ्रष्टाचार का, तो जो कर्नाटका के रेड्डी ब्रदर्स थे, ये बंगारू लक्ष्मण थे, वो भी हमें याद है कि किस तरह से उन्होंने कैमरे पर उनको पाया गया था रिश्वत लेते हुए और किस तरह से करप्शन के दाग लगे थे। दूसरा क्या सवाल है आपका? सवाल इसी बात को लेकर है कि हिंदू मुस्लिम का जो आरोप लगता है, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, जमालपुर में वो आएंगे, जनसभा करेंगे। जमालपुर खाड़िया कैसा इलाका है ये सबको पता है, सबसे ज्यादा आप ही की पार्टी पर आरोप लगते हैं। देखिए, आप उनकी स्पीचेस सुन लीजिए ओवैसी साहब की, उसमें कोई भी एक स्टेटमेंट अगर हिंदू भाइयों के खिलाफ हो तो आप बताइए मुझे। हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं होता, लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। खैर, रोहन गुप्ता जी, सीधा आरोप इन्होंने आप पर लगाया कि आपने तो वॉकओवर दे दिया। राहुल गांधी जी अगर यहाँ नहीं आए तो आप तो मोदी जी को वॉकओवर दे रहे हैं। और जो AIMIM कहते हैं, जो ओवैसी कहते हैं कि आप ही हैं बी टीम, दरअसल बीजेपी की, आप ही जिताने का काम करते हैं उन्हें। देखिए, वॉक ओवर होता तो इनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भाजपा इनको बुलाती ही नहीं। ये यहाँ पे है आपके सामने, ये इसी बात का सबूत है कि यहाँ पे टाइट फाइट है। और जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, मजबूरी है। देखिए, जमीनी स्तर पर अभी भाजपा प्रवक्ता ने बात की, कहीं पे भी गुजरात नहीं था। आज हम गुजरात की जमीन पे खड़े, मैं खुद एक गुजराती हूँ। पूरे बात में कहीं पे भी गुजरात नहीं था, ये टुकड़े टुकड़े। अरे भाई साहब, आपकी सरकार थी, आज तक कुछ तो अप्रूव कर नहीं पाए। और बात आप गुजरात की कीजिए ना, आप 27 साल की बात कर रहे हैं, आपको क्यों बात करनी पड़ रही है? मैं चैलेंज के साथ कहूंगा प्राची जी, 2017 का इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट वहां पे एक एक पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की बात है, महिलाओं को मुफ्त शिक्षा की बात है, ये सारे मुद्दे, किसानों की आय दुगनी करने की बात उन्होंने 2017 में की थी। आज तक वो 5 साल पुराने जो वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, वो आगे की बात क्या करेंगे? मुद्दा यहाँ पे है कि जिन्होंने काम किया हो उनको ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिन्होंने काम नहीं किया हो उनको विपक्ष का नाम देना पड़ता है। राहुल जी कहाँ है? अरे राहुल जी का मतलब था 100 सुनार की 1 लुहार की, 4 यात्रा कर, 4 यहाँ पे रैली करके गए और एक मुद्दा सेट करके गए कि हमारे 8 वचन क्या है। 500 रुपए में गैस की बोतल, ये हमारे कॉन्क्रीट वादे, ओल्ड पेंशन स्कीम का अमल, 3000 सरकारी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, हॉस्पिटल में 10 लाख तक का फ्री मुफ्त इलाज। मुझे कॉन्क्रीटली बताइए कि गुजरात की जनता के बेनिफिट के लिए भाजपा ने एक भी भाषण, वो उनके प्रवक्ता हो या उनके नेता हो, वो तो बात कर ही नहीं रहे। बावजूद भी जनता के नजरों में अव्वल बने हुए हैं ना। 27 सालों से आपने लाख कोशिशें कर ली। ऐसा नहीं है कि पहला चुनाव है, आप हर चुनाव में कहते हैं कि बीजेपी का गुजरात मॉडल नाकाम है, पूरी तरीके से फेल है। उसके बाद भी जनता लगाती है ना उस पर मुहर। उसका मैं कारण कहता हूँ प्राची जी, देखिए, कभी आप जितने भी चुनाव निकाल के देख लीजिए, 27 साल के चुनाव जब भी पास में आते हैं, तब आप देखेंगे कि ध्रुवीकरण की बात, ये भाजपा की मजबूरी है। इस बार भी उन्होंने प्रयास किया, ऐसा नहीं। इनके गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या जितने भी इनके नेता है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान तो आ ही जाते हैं। इनके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी, अरे क्यों मजबूरी पड़ रही है? ये 3 मुद्दे हमेशा इन्होंने लास्ट चुनावों में भी आप देख लीजिए, इन्हीं तीनों मुद्दे के सहारे जब जीते हैं। बट इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा का असर है, ये जो कहते थे भारत देश पूरा एक है, गुजरात भारत से अलग नहीं है, जो वाइब्रेशन भारत जोड़ो यात्रा से निकलते हैं, गुजरात में भी आ जाती है ना 2 दिन भारत जोड़ो यात्रा। आए हैं ना, कौन नहीं आया? राहुल जी आए हैं, वहाँ पे 4 सभा करके गए हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि भारत इतना जनसमर्थन यहाँ पर भी जुटा लेते हैं, गुजरात में भी जुटा लेते हैं ना रोहन जी। एक है, जो मैसेज है लाउड एंड मैसेज के विविधता में एकता, और पूरा देश एक रहेगा, नफरत की राजनीति में नहीं। लेकिन जहाँ पर चुनाव है, जहाँ पर मैच हो रहा है, वहीं पर भारत देश के बाद वहीं पर बैटिंग नहीं होगी रोहन गुप्ता जी, इसीलिए आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है पूरे देश में जारी है। भारत जोड़ो यात्रा का जो सेकंड लेग है वो गुजरात में भी आएगा। जो मुद्दा है, जो उसके पीछे का सेंट्रल मैसेज है कि नफरत, ठीक है सर, लेकिन चुनाव यहाँ पर है ना, आप बदलाव की बात करते हैं, आप कहते हैं जनता त्रस्त है, तो आपको जनता अगर त्रस्त है तो यहाँ पर भी तो आपको मजबूती से लड़ना होगा ना। जो आपके सेनापति हैं, अगर वही नदारद रहेंगे तो आपके विपक्षियों को तो मौका मिलेगा ना चुटकी लेने का। पार्टी के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, मैं अब के शर्मा जी से जवाब दे यहाँ पे बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं। तो आपका अब ये कहना है कि के शर्मा जी, आपको ध्रुवीकरण की जरूरत क्यों पड़ जाती है? मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछती हूँ। 27 साल एक बहुत लंबा वक्त है आपके पास यहाँ पर सरकार में। आप एक एक उपलब्धि गिनाइए, जनता के बीच में जाइए, बताइए कि आपने क्या किया है। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की एंट्री क्यों? प्राची जी सुन लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का 45 मिनट का भाषण है और उसके बीच में यहाँ की उपलब्धियों की जो है कम से कम 40 मिनट चर्चा है और लगातार करते हैं। और हमारे सारे नेता जो है उपलब्धियों की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन अभी मैं सुन रहा था ये 8 वचन की बात कर रहे हैं। इनकी 8 वचन, ये राहुल गांधी के वचन, क्यों इनको अपनी चीजों को बदलना पड़ता है? मैं इसको आपको बताता हूँ। जिस राजस्थान में इन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर यदि हम कर्ज माफी नहीं करेंगे तो मैं ऐसे गिर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यही राहुल गांधी बोल के गए थे। 7वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। क्या कर्ज माफी वहां हो गई?
क्या मुख्यमंत्री बदला इन्होंने? आपके पास यही वहाँ नॉलेज कहते नहीं थे है। कि बेरोजगारी कितना भत्ता रजिस्टर देंगे। हुआ और कितने का एक कर्ज बार माफी सुन, हुआ एक बार है? सुन, आप मैं झूठ रोहन मत बोलिए साहब। जी मैं ठीक है, बीच में आप नहीं बोलिए, बोला था, ठीक है। आप प्लीज नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने वहाँ कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक वहाँ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला? इसके लिए ही, इसके बाद इस देश की जनता ने भी समझ लिया। आसाम में भी ये गए थे। सवाल यही तो खड़ा होता है कि आप कांग्रेस की नाकामी पर चुनाव जीतेंगे कि अपनी उपलब्धि पर जीतेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, विपक्ष की नाकामी और अपनी उपलब्धियों पर हम चुनाव लड़ते हैं और उसके आधार पर हमको जनता जनसमर्थन भी देती है। मैं अभी इनको यही बता रहा था, यही आसाम में गए थे, यही 7 गारंटी बोल कर आए। आसाम की जनता ने इन्हें बोरिया बिस्तर बांध के भेज दिया, कोई गारंटी पे भरोसा नहीं किया। और इसी तरह उत्तर प्रदेश चुनाव में गए, इसी तरह के झूठे वादे, इसी तरह के वचन दिए, वहां से भी जनता ने वापस भेज दिया। अभी हिमाचल में भी यही गारंटी लेके घूम रहे थे, लेकिन वहां की जनता भी इनको वहां से उल्टे लौटा रही है और यही नाटक नौटंकी करने यहां भी आए। अभी इसलिए मैं कहता हूं, इनकी कोई गारंटी, इनकी कोई बातों का, इनकी विश्वसनीयता ही नहीं बची है कांग्रेस की। इसीलिए ये केवल गुजरात नहीं, पूरे भारत में जो है 2.5 राज्यों में आके रह गए हैं केवल सुकड़ के। जहां तक धर्म और राजनीति की और ध्रुवीकरण की आप बात करते हैं, तो आज ही इनके नेता अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो है उसको मैं एक जाति विशेष और धर्म की राजनीति करने के लिए आज मजबूर हो गए ना। क्यों इनको कहना पड़ रहा है कि इस जाति का मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इस जाति का डिप्टी उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा? इसलिए क्योंकि पहले जो चरण का चुनाव हुआ उसमें इनको हार साफ नजर आ रही है। आप भी तो और साफ 2002 दिख के रही है। दंगों की बात करते हैं ना बार-बार। सुन लीजिए, ध्रुवीकरण की हमें जरूरत नहीं है, हम तो डेवलपमेंट में बात तो करते हैं। आप भी तो 2002 के दंगों की याद बार बार करते हैं के शर्मा जी। बिल्कुल। 2022 में आ गए, 2002 के मुद्दे को कब तक आप नहीं, लेकर चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल आपने कहा, देखिए इतिहास से ही जो है सबक लिया जाता है और इतिहास आज एक पीढ़ी गुजर गई है, उसे पता होना चाहिए कि इस अहमदाबाद में, इस गुजरात में क्या करती थी कांग्रेस यहाँ किस तरह से अराजकता फैलाती थी, किस तरह यहाँ दंगे होते थे, किस तरह 365 दिनों में 265 दिन यहाँ कर्फ्यू लगा होता था, किस तरह से लोग यहाँ पर लोगों की रोजी रोटी जो है दिनचर्या नहीं चल पाती थी। 2002 तो आज के लिए इसमें भी याद दिलाना कि यदि कसूरवार कांग्रेस आप आती है सीधा तो फिर वही इस पर तुष्टिकरण की एक जवाब राजनीति तो रोहन जी होगी का बनता है, और फिर उसके बाद वैसे ईश्वर जी आपके पास दंगे आऊंगी। फैलेंगे। उसके बाद ईश्वर जी आपके पास आऊंगी। 2002 के दंगे हों या फिर कोई भी काम हो जो यहाँ पर बिगड़ रहा है गुजरात में, उसका सीधा आरोप आप पर आता है, यानी कि कांग्रेस पर आता है। अमित शाह भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि 2002 में हमने तमाम अराजक तत्वों को खत्म कर दिया जिनको कांग्रेस शह दिया करती थी। देखिए, ये 2022 का चुनाव है, 2017 में भी चुनाव हुआ, 2012 में भी चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में अगर 2002 की बात करनी पड़ रही, मतलब 20 साल में कुछ नहीं है, वो खुद मान रहे हैं। नहीं तो 5 साल की बात करते हैं ना। प्राची, यहाँ पे जो कोरोना काल में हाल हुआ है, पूरे देश में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा छिपाया गया गुजरात में। पूरे देश में जो सबसे ज्यादा मौतें पर जो रेशियो था वो गुजरात में सबसे ज्यादा हाई था। इन्होंने कुछ नहीं किया। उस टाइम पे आप देखेंगे जो हाल था, जो हॉस्पिटल्स का हाल था, इन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि सरकारी अस्पताल का इतना बुरा हाल गुजरात में था। कोई नया सरकारी अस्पताल यहाँ पे बना नहीं है। तो आज उनके पास बोलने के लिए कहाँ कुछ है। मैं वापस मेरी बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी पार्टी ने सुशासन दिया होता, अगर उनके मॉडल में दम होता, तो वो लोग व्हाइट पेपर लेके आते कि देखिए इतनी इतनी चीजें हमने 5 साल में, ये हमारा मैनिफेस्टो था और ये 5 साल में हमने इतनी इतनी उपलब्धि की थी, इसके नाम पे हमको वोट दीजिए। मैं इसीलिए कहूँ कि बार बार जो मजबूरी है हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तानी, इनकी मजबूरी है क्योंकि इसके बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि धरातल पे कुछ नहीं किया। अगर धरातल पे किया होता, वापस मैं मोरबी पे आ रहा हूं, तो अगर मोरबी जैसे बड़े हत्याकांड में ये एक्शन नहीं लेते तो क्या किया इन्होंने धरातल पे? 75 लाख, आज जहरीली शराब के मामले में इन्होंने एक कमीशन बनाया, कहा कि हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या किया इन्होंने धरातल पे? आज कल 500 करोड़ का ट्रक पकड़ा जाता है। 1 मिनट, 22 पेपर लीक, 500 ट्रक, भ्रष्टाचार की मैं बात करूं, महिला कुपोषण की बात करूं, सरकारी जो कर्ज है उसमें वृद्धि की मैं बात करूं, हर मुद्दे पे मैं 25 पैरामीटर आपको दे सकता हूं कि जहां पे आपको गुजरात ने कभी बख्शा ही नहीं। दूसरे 6 महीने पहले प्राची जी 18 अलग अलग लोग यहां पे आंदोलन में थे, आज भी आंदोलन खत्म नहीं हुए। आशा वर्कर की बात करें, जिन लोगों को इन्होंने परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में यहाँ पे जो शोषण हो रहा है, किसानों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है, युवा यहाँ पे तड़प रहा है। आपका जब मॉडल था तो आज 18 लोग क्यों सफर कर रहे हैं? वो भी आपके पास ठीक कोई है, जवाब ही नहीं। वो भी आपके ठीक है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है ना कि आप ये जो तमाम सवाल पूछते हैं, ये मजबूती के साथ आप सरकार से पूछिए और जनता के बीच में रखिए। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जब दूरी हो जाती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये दूरी क्यों है। मल्लिकार्जुन खड़गे आए, लेकिन जब चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए तब आपके अध्यक्ष यहाँ पर आए, नए अध्यक्ष उन पर जिम्मेदारी है। मुझे एक चीज बताइए कि 3 प्रकार के, मैं जवाब दे दूं इसका, 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडी होते हैं, विधानसभा होते हैं, लोकसभा के होते हैं।
अगर सारे चुनाव में एक ही चेहरे के नाम पे वो करना है तो फिर 3 चुनाव क्यों एक ही कर दे। यहाँ पे मुद्दा हमारे जो स्थानिक लीडर है, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो या सीनियर लीडर हैं, सब जगह जो हमारी सभा हो रही है, मैं आपको वीडियो दिखाने को तैयार हूँ प्राची जी, जो हमको समर्थन जन समर्थन मिल रहा है, आप सोच नहीं सकती। और भाजपा के कौन से वीडियो आ रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं और कुर्सियां खाली है। लीडरशिप होती है और उस लीडरशिप की जब कमी होती है तो आपसे सवाल पूछा जाता है। मैं इशरत जी से एक छोटा सा रिएक्शन पे के शर्मा जी फौरन आपके पास आए। मैं बोलना, मुझे निकलना भी है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं उनका 2 डेवलपमेंट का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि इसलिए इनके नेता जो यहाँ असफल हैं, क्योंकि मैं जो पहली बात बोला कि कांग्रेस के नेताओं की विश्वसनीयता अब बची ही नहीं है, इसलिए ये कुछ भी करे, कोई जनता इनको सुनने को तैयार नहीं है। जहां तक उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, मैं 2-4 चीजें आपको जल्दी उसमें बता भी देता हूँ। यहाँ 17 विश्वविद्यालय होते थे, आज 103 विश्वविद्यालय बने हैं, 1752 नए कॉलेज खोले गए हैं, यहाँ पर 12 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। मैं ऐसी यदि फहरिस्त गिनाऊं तो एक लंबी फहरिस्त होगी। और जिस विकास और डेवलपमेंट और जिस रिवर फ्रंट पर आप खड़े होकर कार्यक्रम कर रही हैं, ये किसने बनाया? इसका तो विरोध कर रहे थे कांग्रेस। और जिसका भुज में जहां पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, कहीं नहीं बना था। आपने योजना बनाते हैं, काम कभी जमीन पर नहीं लाते। हम योजना भी बनाते हैं और लोकार्पण भी करते हैं। ये सबको पता है। रिवर फ्रंट जो है, क्या रिवर फ्रंट मोदी जी का जो है कार्यक्रम था, इनकी योजना थी और उसके कारण ये बना। आरोप आप पर क्यों लगते हैं के शर्मा जी कि ये शुरुआत करते हैं, आपसे फीता काटने लग जाते हैं? एक शुरुआत भी नहीं करते हैं, ये केवल फाइल पर कागज में लिख के रखते हैं। इसको तो आज तक कोई ये बताया ना यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, तभी तो 27 साल से जो है गुजरात की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। और एक बात क्या कि अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जहाँ जहाँ ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से मैं इनको कहना चाहता हूँ कि यदि आप में गुजरात में या हिमाचल में ऐसा आपको लगता कि आप चुनाव जीत रहे हैं या जनता का समर्थन होता, तो निश्चित तौर से आप यात्रा लेकर आते, लेकिन यात्रा को इससे दूर रखा गया है ताकि ये न ठीक आती है। कांग्रेस याद करे न करे, लेकिन बीजेपी को राहुल जी की याद जरूर आती है। बिल्कुल आएगी, के शर्मा जी आपको बहुत आती है, बार बार नाम बीजेपी की तरफ से लिया जाता है। मैं इशरत जी से बात करूंगी। शुक्रिया आपका के शर्मा जी। मैं इशरत जी के पास जाऊंगी। इशरत जी, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने है, कांग्रेस नाकामी गिना रही है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमने काम किया है। इसमें आप कहाँ हैं? और मेरा बार बार सवाल यही होता है कि 13 सीटों से आप कैसे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाइएगा और कैसे बीजेपी को पहुंचाइएगा? हम सत्ता में नहीं आ सकते। हम 13 सीट पर लड़ रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हमारे अगर 2 या 4 लोग भी असेंबली के अंदर जाएं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और सेकुलर पार्टीज जो हमारा वोट लेती हैं और खामोश रहती है हमारे मुद्दे पर, तो हमको किसी का मुंह न देखना पड़े। अब ये साहब चले गए पीछे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि इतने सारे कॉलेज बने, वो सब प्राइवेट कॉलेज है, शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया है। अगर सेट में पहले 40,000 रुपए फीस होती थी, एक गरीब का बच्चा आर्किटेक्ट बन सकता था, आज 4 लाख फीस हो गई है। इसी तरह से जो हॉस्पिटल्स बने हैं वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो उसका जो फीस है वो एक 5 स्टार होटल जैसी है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसकी रणनीति कमजोर रही है। जैसे कि इलेक्शन का टाइम आता है तो कभी मणिशंकर अय्यर साहब होते हैं, कभी खड़गे साहब होते हैं, कभी दिग्विजय सिंह होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे बीजेपी को फायदा हो जाता है। ठीक, आप यानी बार बार ये प्रूव कर रहे हैं कि रोहन गुप्ता की जी की जो पार्टी है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, लेकिन यही सेम आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं ना इशरत जी? एक सेकंड, ये सेम आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि आप वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, बंटवारा करते हैं और उसका सीधा फायदा पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी को। आपसे सवाल। हाँ, मुझसे सवाल है। हाँ। हमारा ये कहना है कि हम जब वोट देते थे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो लालू की पार्टी हो, चाहे नीतीश की हो, चाहे कांग्रेस की हो, ठीक, तो हमारे इश्यूज पर वो खामोश रहती हैं असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर। हमारा मसला ये है कि अगर हमारी अपने खुद की पार्टी हो तो हम और हम लोग मुत्तहिद हो जाएं। आजाद हुए इतना वक्त हो गया, अभी भी आप हमारा और आपका करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। यादवों की पार्टी है, आप कैसे कह सकते हैं? दलितों की पार्टी है, जाटों की पार्टी है, आप ले आए जातियों को और आप ले आए धर्म को बीच में, इसी बात को लेकर आपत्ति है। जो आज इनके प्रवक्ता ने कहा, उनके दिल की बात जुबान पे आ गई। आज यही तो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे, वो चले गए और इनके बिहार पे सवाल किसने बी टीम की तरफ पूछा इन्होंने, कब तक आप हिंदू मुसलमान करेंगे? ये गुजरात है भाई साहब, या गुजरातियों की बात कीजिए, ये हमारा
गुजरात क्या होता है? क्या गुजरात मेरे आपका भाई, नहीं है? क्या एक हिंदू मिनट, नहीं है? प्राची और जी, यही आप दोनों की हमने सोच है। बीच- यही लोग, ओके। यही डिवाइड एंड रूल वाले जो मामले हैं, अंग्रेज चले गए, आप दोनों लोग को छोड़ गए। गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी। गुजरात के मुद्दों पे बात कीजिए, जनता की बात कीजिए, हिंदू मुसलमान बंद कीजिए। यही एजेंडा भाजपा को सुहाता है। कब बिल्कुल। तक आप करते रहेंगे? आप बात कीजिए। और आपने अगर नियत में खोट नहीं होती तो 13 सीट पे आप लोग नहीं खड़े होते। आप ज्यादा सीट में खड़े होकर बताते। 13 सीट पे आप लोग लड़ रहे हैं, जहां पे आप बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा करवा रहे हैं और कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं। यही आपकी असलियत है। आपने कहा हमारा क्या होता है? मतलब आप सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है तो बता दीजिए देश के सामने। आपके ठीक लीडर है, इस कुछ बात अलग का बोलते हैं। जवाब इशरत जी से ले लेते हैं कि आप किसकी पार्टी हैं, क्योंकि आप बार बार सेक्युलर होने की बात करते हैं। आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर जो तमाम और राजनीतिक दल थे वो सेक्युलर नहीं थे और इसी वजह से आपको आना पड़ा है, राजनीति में आना पड़ा है। लेकिन गुजरात में एआईएमआईएम का फैक्टर किसका खेल बिगाड़ रहा है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटों का बिखराव होगा और वोटों का अगर बिखराव होगा, एक वोट बैंक का अगर बिखराव होगा तो उसका फायदा सीधे तौर पर अगर किसी को पहुंचेगा तो वो सत्तारूढ़ दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। इशरत जी, जो अभी कहा रोहन गुप्ता जी ने, वही सवाल मेरा आपसे होता है कि ये 13 सीटों का चुनाव आपने क्यों किया? 182 सीटें हैं सर। हाँ, मेरी बात सुनिए, क्योंकि हमें बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाना था। हमको 13 सीट पे हमने इसलिए कैंडिडेट लड़ा रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी को आए हुए 1 साल हुए हैं। जहां जहां हमारा अब नहीं सुन लीजिए, नहीं मुसलमान की पार्टी आपने है। कहा अभी किसने साची कहा? जी को कहा आपने। अरे हम सबकी बात तो करते हैं। 13 सीट पे क्यों लड़ रहे हैं आप? हम हमारा संगठन 13 सीट पे बना है। आप बोलो जहाँ पे मुसलमान देखिए, है वहीं पे आपका संगठन। अरे मेरी बात सुनिए, आपने कहा दलित सीट और भी है वहाँ आप पे देखिए, लड़ेंगे। आप बोल रहे थे, मैं अच्छा, खामोशी के साथ complete सुन रहा करने दीजिए, था। complete अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन लीजिए। हाँ बोलिए। हमारा संगठन 13 सीट पे बना, उसी सीट पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, आप पार्टी 182 सीट की हमसे बात करती थी तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप 182 सीट पर आप बीजेपी को फायदा कराना चाहते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन गांधीनगर में आपने फायदा कराया था। आप पार्टी लड़ी, 44 में 41 सीट बीजेपी ले गई। यानी आप भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है? बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। अब सवाल ये है कि जब इशू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेगुनाहों के घरों को बुलडोजर करता है, तो ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोलते? वोट हमारा जाता है इनको, लेकिन नहीं बोलते। सुन लीजिए। वापस अरे मुसलमान बात की तो बात- करूंगा ना भाई। तो फिर आप मत बोलिए कि आप मुसलमान की पार्टी हम नहीं सबकी बात करते हैं। आपने कहा हमारा अरे, मतलब क्या अरे हुआ? मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने कहा, मैंने आप नहीं मेरी- कहा है। ये आप में संयम नहीं है। आप अरे संयम की बात नहीं, मैं तो आप- पूछ रहा हूँ। आप- आपने कहा हमारे पे बुलडोजर क्या है? आप भारतीय हैं कि आप मुसलमान की तरह बात कर रहे हैं? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं क्योंकि आप? मुस्लिम ये मत कम्युनिटी- डिवाइड मत कीजिए। अरे नहीं, आप बात हिंदू सुन ही नहीं मुसलमान सकते। करके ही आप यहाँ पे एजेंडा आप- बदल रहे हैं आप गुजरात हिंदू में। मुसलमान इस आपने बार कराया, नहीं फिर है, आप इस बार बीजेपी की एजेंडा नहीं मीटिंग में- बदल सकते हो आप यहाँ पे आ गए हैं आप बीजेपी खुद- को मदद आप करने। खुद इस बीजेपी बार की- मदद नहीं कर पाएंगे आप। 13 सीट पे लड़ने वाले हमको कह रहे हैं। अरे भाई साहब, आप ही मदद चलो आप जी, करेंगे। खुद इनको आरएसएस के complete लोग कर लीजिए, वरना हैं। फिर आपके कहेंगे जो कि- नेता थे, आप सुनिए। आपके जो नेता थे ये शंकर देखिए सिंह आप। वाघेला, वो आरएसएस के प्रचारक इनकी थे। हकीकत ये देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के खुद साथ तो मुसलमान पार्टी कह अरे, रहे हैं नरेंद्र- और ये नेशनल टीवी पे उन्होंने अपने आप को expose नहीं, लेकिन किया। इशरत जी, ये मैंने तो सवाल नहीं तो है रोहन गुप्ता अरे, जी से। सुनिए, अच्छा, आप मेरा सवाल मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ये खुद आरएसएस आप मेरा के लोग हैं। सवाल सुनिए, ये फिर कहाँ से सेकुलर हो अरे गए? उसका जवाब देंगे फिर रोहन गुप्ता जी। मेरा सवाल सुनिए। आप हर सवाल के जवाब में हमें परेशान किया गया, बेगुनाह आप बोलते हैं कि बुलडोजर चला, इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। मेरा यही सवाल है, आप हर जगह हिंदू मुसलमान क्यों ले आते हैं? आप भी तो सेकुलर पार्टी होने का दावा करते हैं, हालांकि आपके नाम में ही छिपा है कि आप कितने सेकुलर। देखिए, नाम की बात तो है, वो नाम तो शिवसेना भी है, नाम तो अकाली दल भी है, नाम तो अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम भी है, लेकिन अगर यहाँ मुस्लिम नाम आ गया तो तकलीफ हो गई। तकलीफ नहीं है नहीं, सर। नहीं, तकलीफ ये नहीं लोग है। सवाल उठाते किसी हैं, को क्या तकलीफ शिवसेना नहीं। हिंदू नाम नहीं है? है, खाली वो बोल क्या अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम हिंदू नाम नहीं है? अकाली दल हिंदू नाम नहीं है? बात वो कर आप मुसलमान की पार्टी है या देश की पार्टी, वो बताइए। हम देश की पार्टी हैं। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान की बात हमारा क्यों करते हैं? कांग्रेस हमारा अगर वोट आपकी मांगती नियत है। में खोट नहीं है, कांग्रेस तो सिर्फ हमारा हमारा मतलब कांग्रेस हमारा, हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी का। अरे भाई, सब चलते खुलकर हैं। बोलिए ना फिर। तो फिर खुलकर बोलिए इशरत जी, जो वो पूछ रही है। खुलकर बोलिए। हाँ, खुलकर बोलिए। किसका वोट कांग्रेस काटती है और आपको कांग्रेस से आपत्ति क्यों हो रही है, जो आप उनकी जमीन खिसकाने में लग गए? हम उनकी जमीन नहीं खिसका रहे हैं, हम अपनी जमीन बना रहे हैं। अपनी जमीन हम अपनी जमीन बना ठीक रहे है। हैं। रोहन गुप्ता जी, वो किसी की जमीन किसकाने नहीं आए, अपनी जमीन बना रहे हैं, बनाने अपनी दीजिए। जमीन- अपनी जमीन बनाने नहीं आए, भाजपा की जमीन बचाने आए हैं। अरे और साहब- इसीलिए बीच में मत बोलिए, आपकी बात हो। ठीक है। 13 सीट, जैसे कहा कि ये कहते हैं कि हम लोग दलितों, पिछड़ों और सबकी बात करते हैं, तो मेरा और सबका ही सवाल होगा ही कि सिर्फ 13 सीट क्यों? संगठन इनका कहीं पे भी नहीं है। आज जो उनके कैंडिडेट भी है, कहीं ना कहीं पहले वो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आज जो उनके लोग भी हैं और कई लोग वापस भी आ गए, ये इनकी हकीकत है। देखिए, ये लोग जहां पे भी जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भाजपा जो बड़े बड़े जो अपने जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है, वो हकीकत नहीं है प्राची जी। और यहाँ पे इनकी जमीन हिल चुकी है और इसीलिए A, B, C, D कितनी भी पार्टी लेके आए, इस बार जनता ने मन बनाया कि इस पार्टी ने उनके
के लिए जो वादे किए वो पूरे किए, किस पार्टी का विजन अच्छा है और किस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। इस बार जो वोट होगा वो विकास के ऊपर, रियल विकास पे होगा, फर्जी विकास के ऊपर वोट नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए साबरमती रिवर फ्रंट से बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।